हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोरियस क्लासेस। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 आपके सिविक्स बुक का, जिस चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। इस चैप्टर में हमने अपने क्लासेस में देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है, किस तरह के उसमें फीचर्स होने चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। तो हम सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है एक डेमोक्रेसी में। कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो लोगों के विल को रिप्रेजेंट करता है और लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करके एक डेमोक्रेटिक कंट्री को चलाते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लोगों के राइट्स के बारे में भी लिखा जाता है और ये भी बताया जाता है कि गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगा, वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। तो ये चैप्टर शुरू होता है साउथ अफ्रीका के बारे में। साउथ अफ्रीका जो कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, उससे ये चैप्टर शुरू होता है। उसके बारे में बताया गया है कि वहाँ पर जो अपार्थाइड रिजीम था, जिसमें ब्लैक्स को, वहाँ के ब्लैक पीपल को वाइट पीपल बहुत खराब ट्रीटमेंट देते थे, उन्हें अपने एरिया में आने भी नहीं देते थे, ना उनको वोटिंग राइट्स था, गवर्नमेंट फॉर्म करने के प्रोसीजर में उनको कोई राइट्स नहीं था। इन सारी चीज़ों को हटाकर उसके लिए बहुत स्ट्रगल किया गया। नेल्सन मंडेला उनके लीडर थे। 28 ईयर्स तक उनको प्रिजन में भी रहना पड़ा और फिर फाइनली जब उन लोगों ने अपने इस लड़ाई को जीता वाइट्स के अगेंस्ट, तो उन लोगों ने सोचा कि अब एक जब अपार्थाइड रिजीम जब खत्म हो गया है तो हम लोगों को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। अब इस नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में ये दिक्कत आ रही थी कि जो ब्लैक्स और वाइट्स थे वो लोग आपस में एक दूसरे पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते थे। क्यों विश्वास नहीं करते थे? क्योंकि वाइट्स ने ब्लैक्स के साथ इतने सालों में बहुत खराब व्यवहार किया था, कभी भी उनको इक्वालिटी का स्टेटस नहीं दिया था और हमेशा उनके लाइफ को बद से बदतर बनाया था। और वहीं जो ब्लैक थे वो वाइट्स पर अब विश्वास नहीं करते थे और वो बदला लेना चाहते थे। और वाइट्स को भी ये डर था कि अब जब वो लोग पावर में नहीं है तो उनसे ब्लैक्स बदला लेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में बहुत टाइम लगा और फाइनली ब्लैक्स और वाइट्स दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जहां पर वो पास्ट को भूल जाएंगे, प्रेजेंट में सारे लोग इक्वल होंगे, ब्लैक हो या वाइट हो, मेन हो या वुमेन हो, और सारे लोग मिलकर कंट्री को डेवलपमेंट की ओर ले जाने का काम करेंगे, साथ मिलकर कंट्री के लिए काम करेंगे, कंट्री के लिए सोचेंगे। तो ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उन लोगों ने प्रॉब्लम्स फेस किए। ठीक है, अब है सेकेंड जो टॉपिक है इस चैप्टर में, वो है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की हमें क्या जरूरत है? तो कॉन्स्टिट्यूशन की हमें क्यों जरूरत है या क्या जरूरत है, वो हमने साउथ अफ्रीका के भी एग्जाम्पल्स देखा कि लोगों को किस डायरेक्शन में कंट्री को लेके जाना है, किस प्रिंसिपल्स पर बेस होकर एक कंट्री फंक्शन करेगी। जो गवर्नमेंट फॉर्म होगा उसको लोग किस प्रोसेस से चूज करेंगे। ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को किस प्रोसेस को फॉलो करके चूज करेंगे। गवर्नमेंट जो होगा वो क्या कर सकता है, उसका क्या क्या पावर होगा, किन सारी चीजों को वो नहीं कर सकता, लोगों को एक कंट्री में रहने की वजह से क्या क्या राइट्स मिलेंगे, उनकी क्या ड्यूटीज होगी, ये सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा रहता है। तो इस पार्ट में हमने जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। एक सेट ऑफ रिटन रूल्स है जिसको सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं और ये सुप्रीम लॉ होता है किसी भी कंट्री का। ठीक है, और यही गवर्नमेंट और सिटीजन के रिलेशनशिप को भी बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या करता है? सबसे पहले जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। अब एक कंट्री में जो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, हमारे कंट्री में भी सारे लोगों का कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, फूड हैबिट्स अलग है, सोचने का तरीका हर एक इंडिविजुअल का अलग होता है। तो सारे लोग मिलकर जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहते हैं, जिस प्रिंसिपल्स को फॉलो करके कंट्री को चलाना चाहते हैं, वही है कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है जो मैंने बताया कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी, उसके पास क्या पावर होगा और वो क्या क्या डिसीजंस ले सकती है। थर्ड है लोगों के क्या राइट्स होंगे और गवर्नमेंट को वो क्या क्या करने को बोल सकते हैं। फोर्थ है कि एक कंट्री के लोग किन प्रिंसिपल्स पे अपने कंट्री को हमेशा चलाना चाहते हैं। डेमोक्रेटिक रखना चाहते हैं, रिपब्लिक रखना चाहते हैं, सोशलिज्म का प्रिंसिपल फॉलो करना चाहते हैं, या कैपिटलिज्म का या कम्युनिज्म का, कोई भी जस्टिस चाहते हैं या नहीं, लिबर्टी चाहते हैं कि नहीं। जो सारे प्रिंसिपल्स हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था, वो सब प्रिंसिपल्स कहाँ पर उसको डाला जाता है, उन सारे प्रिंसिपल्स को कंट्री को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन चूंकि लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू बनाया है, तो कंट्री के सारे लोग इसको फॉलो करते हैं।
तो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में जितने भी डेमोक्रेसीज हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यूके ही एक ऐसा कंट्री है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना वो देखते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए सबसे पहले कोशिश की गई थी जवाहरलाल नेहरू के जो फादर थे मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस लीडर्स, उनके थ्रू 1928 में उन लोगों ने कोशिश किया था एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। फिर 1931 में कांग्रेस का जो कराची सेशन था वहां पे डिस्कस किया गया कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए इंडिया के लिए। अब इन सारी चीजों को ही ध्यान में रखते हुए जब ब्रिटिश ने गवर्नमेंट बनाया था प्रिंसली स्टेट्स में, जिस स्टेट्स को ब्रिटिश डायरेक्टली होल्ड करती थी, उनके राजा नहीं थे, डायरेक्टली वो ब्रिटिश के अंडर थे, वहां पे जब इलेक्शंस हुआ था, प्रोविंशियल इलेक्शंस, तो उसमें जो इंडियन लीडर्स का जो एक्सपीरियंस था कि गवर्नमेंट कैसे चलाया जाता है, किस रूल्स पे चलाया जाता है, डिस्कशन कैसे होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, किसी भी लॉ को लेकर, किसी भी पॉलिसी को लेकर, किसी कोई डिसीजन कैसे लेना चाहिए, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया गया। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी लोग थे वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, हर एक लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, कास्ट, अलग अलग जगह, सब जगह से लोग उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। ठीक है, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सारे एक एक प्रोविजन जो भी लिखा जाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में उसको डिस्कस किया, डिबेट किया, और डिबेट करने के बाद 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया। उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल हो गया और फिर वो इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 से। मतलब वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, जिसको हम रिपब्लिक डे की तरह मनाते हैं। अब यहाँ पर इस चैप्टर में जितने भी लीडर्स का नाम दिया हुआ है और उनके जो रोल दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक और प्रॉब्लम आया कि जितने भी लोग थे वो, जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुआ उसके पहले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गया था। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो पाकिस्तान की तरफ जो एरिया चला गया वहां से बिलोंग करते थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग हो गई और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग हो गई, और उन्होंने फिर से नया डिबेट शुरू किया जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाना था उसके बारे में। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको ही हम क्यों एक्सेप्ट करते हैं अभी तक, और उसको ही क्यों फॉलो करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जैसा कि अभी हमने देखा, इंडिया के हर एक पार्ट को, हर एक कॉर्नर को, हर एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले लोग थे, और उन्होंने पूरे वर्ल्ड में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता था कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, सारे प्रिंसिपल्स को देखा, उसको डीपली समझने की कोशिश की, सारे प्रिंसिपल्स के ऊपर डिबेट किया, और तब जो कि इंडियन सिचुएशन में सूटेबल था उन सारी चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। और साथ ही ये स्कोप भी दिया कि जब टाइम बदल जाएगा, लोगों की जरूरत बदल जाएगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जा सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव किया जाता है, कुछ प्रोविजन हटाया जाता है या कुछ नया प्रोविजन डाला जाता है, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने लोग थे उनको लोगों ने ही चुना था, उस टाइम के इंडिपेंडेंस के टाइम के जितने सिटीजन्स थे इंडिया के, उन लोगों ने ही इलेक्शन के थ्रू इनको चुना था। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बार बार न्यूज़पेपर्स के थ्रू सारे लोग, कंट्री के सारे लोगों का ओपिनियन भी लिया था कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक प्रोविजन के ऊपर कि क्या डाला जाना चाहिए, लोग क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने आपस में भी डिबेट किया था और लोगों का भी व्यूज एंड ओपिनियंस लिया था न्यूज़पेपर्स के थ्रू। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो डिबेट हुआ था, जो भी डिस्कशंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसको जब बुक में लिखा गया तो वो 12 वॉल्यूम का हुआ और उसका नाम रखा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। ठीक है, इनको अभी भी यूज किया जाता है ये समझने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जिनको कहा जाता है, उनका क्या मन था, क्या सोचकर उन्होंने उस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा, उस चीज को जानने के लिए अभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को कोर्ट्स रेफर करती है। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गाइडिंग वैल्यूज क्या क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में।
तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक फिलॉसफी पर चलता है, ठीक है। कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन को बेस करके कंट्री का जो गवर्नमेंट है वो चलता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे मेन या बेसिक आदमी कौन था? वो थे महात्मा गांधी, जिन्होंने डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं किया, बट वहां पर ऐसे बहुत लोग थे जो गांधी जी के सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे और उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करके देश को आगे चलाना चाहते थे। ये है गांधी जी ने क्या कहा था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये सारे स्पीचेस हैं अलग अलग लीडर्स के। नेहरू के भी स्पीच को हमने देखा था, जहां पर वो ये कहते हैं कि जितने भी लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अभी हैं और बाद आगे जाकर जब गवर्नमेंट फॉर्म होगा तो गवर्नमेंट के पार्ट बनेंगे, लीडर्स बनेंगे कंट्री के, उनको कंट्री के लोगों को सर्व करने का काम करना है। अपने आप को लोगों से ऊपर नहीं समझना है, उनका सर्वेंट समझना है और हमेशा कंट्री के हित में ही काम करते रहना है। और तब तक काम करना है जब तक कंट्री में हर एक इंसान के प्रॉब्लम को वो लोग सॉल्व ना कर ले, उनके आंसू ना पहुंच ले। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फिलॉसफी है? तो पहले हमने सबसे पहले देखा था इस पार्ट में कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वर्ल्ड में जनरली, वो उनका जो प्रियम्बल जो पार्ट होता है वहां पर वी द पीपल से शुरू होता है। और ये वी द पीपल क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों ने ही बनाया है और उसको लोग खुद को एक्सेप्ट करवा रहे हैं और खुद ही उसको फॉलो करने वाले हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के द्वारा बनाया गया है, लोगों के लिए है, ठीक है। मेड बाय द पीपल एंड इट इज फॉर द पीपल। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या ये अमेरिका का है प्रियम्बल, नेक्स्ट वाला साउथ अफ्रीका का प्रियम्बल है और उसके बाद हमारे कंट्री का प्रियम्बल है। तो हमारे कंट्री के प्रियम्बल में जो जो प्रिंसिपल्स हम लोग देखते हैं वो है सॉवरेन, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, सेक्युलर, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेटिक। इन सारे डेफिनेशंस को आप अच्छे से याद रखिएगा, इनको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है डिटेल में। और यहाँ पे नोटवर्दी थिंग ये है कि सोशलिस्ट और सेक्युलर 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुए थे प्रियम्बल में। ये पहले से इंडिपेंडेंस के टाइम से प्रियम्बल में नहीं थे। अब जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो है इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, जो हमने बहुत बार अभी तक डिस्कस किया है कि इंस्टीट्यूशनल डिजाइन क्या है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी डिटेल में लिखा गया है। वो सिर्फ ना कि ये बताता है कि लोगों का क्या राइट्स है, गवर्नमेंट का क्या पावर है, गवर्नमेंट किस तरह से फंक्शन करेगी, बट ये भी बताता है कि गवर्नमेंट में कौन कौन सी बॉडीज होगी, गवर्नमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, किस पार्ट में कौन कौन से लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, कौन उनको अपॉइंट करेगा, उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, क्या उनका पावर होगा, किस तरह से वो काम करेंगे, उनकी सैलरी क्या होगी, सारा कुछ जो डिटेल में पूरा बताया गया है हर एक गवर्नमेंट के बॉडी के बारे में, उसे हम इंस्टीट्यूशनल डिजाइन कहते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था वो था इलेक्शन कमीशन का। आर्टिकल 324 बताता है इलेक्शन होगा जो कंट्री में, उसको कौन मैनेज करेगा, उसके लिए एक बॉडी बनाई जाएगी जिस बॉडी का नाम होगा इलेक्शन कमीशन। उसको हेड कौन करेगा, उसका चेयरमैन कौन होगा, उसका नाम होगा इलेक्शन कमिश्नर। उसमें कितने मेंबर्स होंगे, उसको अपॉइंट कौन करेगा, उसको प्राइम प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। उनको सैलरी कितनी देनी है, इलेक्शन कमीशन के पास क्या क्या पावर्स होंगे, क्या क्या वो काम करेगा, किस तरह से काम करेगा, किसकी बात उसको सुननी है, किसकी बात नहीं सुननी है, सारा कुछ जो डिटेल में दिया हुआ है, इन चीजों को हम इंस्टीट्यूशनल डिजाइन कहते हैं। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का यूनिक फीचर है। ऐसा बहुत कम कॉन्स्टिट्यूशन होगा पूरे वर्ल्ड में जहां पर इतने डिटेल में गवर्नमेंट के फंक्शनिंग को, पूरे कंट्री को कैसे चलाना है उसको इतने डिटेल में डिस्कस किया गया हो, ठीक है। और चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इतने ध्यान से, इतने केयरफुली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, पूरे वर्ल्ड के हर कॉन्सेप्ट को लेकर उसको सोचकर, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो 70 इयर्स के बाद भी पुराना नहीं हुआ है। अभी तक हम लोग उसी श्रद्धा से, उसी डेडिकेशन से उसको फॉलो करते हैं और उसको उतनी ही इज्जत देते हैं जितना उसका इंडिपेंडेंस के टाइम पर था।
और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल भी है, जब उसमें चाहे तो एक प्रोसीजर फॉलो करके जो प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं समय के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं। पहला है अपार्थाइड। अपार्थाइड क्या है? जो ब्लैक्स का इल ट्रीटमेंट होता था वाइट्स पीपल के द्वारा, उसे हम अपार्थाइड कहते हैं। क्लॉज क्या होता है? एक एक सेंटेंस जो लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें हम क्लॉज कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? वैसे सारे लोग जिन्होंने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कशन किया और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उस ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्या कहते थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते थे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कंट्री का सुप्रीम लॉ है। गवर्नमेंट और सोसाइटी और कंट्री किस तरह से चलेगी, उनके क्या राइट्स होंगे, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है? जो भी चेंजेस आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो चेंजेस किए जाते हैं उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। ये चेंजेस कौन करता है? ये चेंजेस पार्लियामेंट में डिस्कशन के बाद होता है। ड्राफ्ट किसी भी डॉक्यूमेंट का फर्स्ट वर्जन जो कि फाइनल नहीं है, जिसमें भी और चेंजेस किए जा सकते हैं, उसे हम ड्राफ्ट कहते हैं। फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी होता है कोई भी कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल, किसी थॉट के बिहाइंड क्या प्रिंसिपल है उसे हम फिलॉसफी कहते हैं। जैसे डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है, सोशलिस्ट है, ये सब एक फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे। प्रियम्बल क्या है? वो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जहां से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन का गाइडिंग वैल्यूज, किन प्रिंसिपल्स पे वो कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, कंट्री को किन प्रिंसिपल्स पे चलाया जाएगा, उसके बारे में प्रियम्बल हमें बताता है। ट्रिजन क्या है? ट्रिजन है गवर्नमेंट, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो करने के लिए कोई भी कॉन्स्पिरेसी करना या अटेम्प्ट करना। ट्राइस्ट, a meeting or meeting place that has been agreed upon. ओके, सो आई होप ये चैप्टर आप लोगों को क्लास में ही बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया था और इसको हमने यहाँ पर भी डिस्कस कर लिया है। अब आपको इस चैप्टर में और कोई कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। ओके, थैंक यू।